नमस्कार दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2025 के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप ये बात तो समझते हैं कि मंथली कंपाइलेशन में पूरे मंथ का समरी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का किसी भी सब्जेक्ट का एक साथ ही आपके पास आ जाएगा। इसको रिवाइज करने में बड़ा आपको आसान लगेगा, प्लस क्वेश्चंस सर डायरेक्ट बनते हैं। तो तैयार रहिए, हम लोग चालू करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स सितंबर का ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को लेकर। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या हम आज बताने वाले हैं आपको। हम आज आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का जो न्यूज रहा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे यूनेस्को के जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व में उसको ऐड किया गया है। रामसर साइट्स बिहार में ऐड हुई हैं। जब पिछली बार हुई थी तो क्वेश्चन यूपीएससी में बना था, कावड़ ताल, अगर आपको याद हो तो। ईयू का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन क्या है, तमिलनाडु का शोर मिशन क्या है, विश्वामित्री रिवर के बारे में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन देता है, ये सवाल तमाम है जो यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। साथ ही में आपको हम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में बताएंगे। इन्वायरमेंट ऑडिटर्स कौन है, सेना इन्वेजन जो आपका एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, केरला तमिलनाडु में फैल रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। रागासा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बहुत परेशान किया है साउथ ईस्ट एशिया को, या साउथ ईस्ट चाइना सी को बहुत परेशान किया है। देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं, वो है कॉफी बोर्ड टू होल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन ईयूडीआर कंप्लायंस से सीईओ। अब यहाँ पे मेरे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ईयूडीआर कंप्लायंस आखिर है क्या, वो समझना जरूरी है। तो कॉफी बोर्ड क्या कर रहा है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है कुछ चीजों के लिए, ताकि नंबर ऑफ ग्रोअर्स रजिस्टरिंग ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यूडीआर कंप्लायंस बढ़ जाए। तो भाई यूडीआर कंप्लायंस क्यों चाहिए, व्हाट इज दिस यूडीआर कंप्लायंस। याद रखिएगा, आप यूरोपियन यूनियन के एक डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जो कुछ इंश्योर करने की कोशिश करता है, क्या कि भाई डिफॉरेस्टेशन ना हो और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ना हो। जो भी प्रोडक्ट बने, जो भी क्रॉप उगे, वो बिना डिफॉरेस्टेशन और बिना फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बने। यूडीआर के तीन मेन मकसद हम आपको बता दें। पहला है ईयू कंज्यूम्ड यूज्ड परचेस्ड प्रोडक्ट्स जो भी हो, ये इंश्योर करेगा कि वो डिफॉरेस्टेशन फ्री हो। जो भी कॉफी हो, टी हो या जो भी हो, वो डिफॉरेस्टेशन बिना किए उगाई गई हो। पहला ये कंप्लायंस के लिए यूडीआर को लाया गया था। दूसरा, ईयू का कार्बन एमिशन 32 मिलियन टन एनुअली से कम करना है। तो जब आप पेड़ काट के उगाएंगे तो आप तो एमिशन को कम नहीं बढ़ा रहे हैं। यहां पर पेड़ों को नहीं काटना है, इसलिए मैं एमिशन कम करने की बात कर रहा हूं। डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम एग्री एक्सपेंशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, मुझे उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। तो ईयूडीआर एक यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है कि अगर कोई बाहर से एक्सपोर्ट भी कर रहा है ईयू में, तो उसको ये कंप्लाई करना होगा, इंश्योर करना होगा कि वो जो प्रोडक्ट है जो वहां से आया है, वो कहीं भी डिफॉरेस्टेशन, कहीं भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से संबंधित नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ईयूडीआर। इसमें कौन कौन सी कमोडिटीज कवर्ड है, तो भाई लकड़ी कवर्ड है, टिम्बर कवर्ड है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जैसे कि कोकोआ हो गया, कॉफी हो गया, ऑयल पाम हो गया, रबर हो गया, सोय हो गया, यहां तक कि कैटल भी इसके अंदर कवर्ड है। तो कैटल है, कोकोआ है, कॉफी है, सोय है, पाम है, ऑयल पाम, ये सब कवर्ड है। डिराइव्ड प्रोडक्ट्स भी कवर्ड हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ये सब इसमें कवर्ड होते हैं। अगर मैं इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं ईयू को, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं कंप्लाई करना पड़ेगा मुझे, और डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से रहित मुझे प्रोडक्ट वहां भेजना पड़ेगा। दूसरा दूसरा न्यूज ये है कि बिहार में दो वेटलैंड्स को अभी रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर कन्वेंशन 1971 का ईरान का कन्वेंशन है जो कि किसी वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देता है और वहां पर कंजर्वेशन बढ़ाने की बात करता है। गोकुल जलाशय है और उदयपुर झील है। देखिए, उदयपुर झील देखकर व्यक्ति हो सकता है राजस्थान पहुंच जाए, पर याद रखिएगा ये चंपारण में ही है। और जो गोकुल जलाशय है वो बक्सर में है। गंगा नदी बह रही है, उसके दक्षिणी छोर पर आपको गोकुल जलाशय दिख जाएगा जो कि एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मतलब होता है कि जब नदी मियांडर करके बह रही होती है तो कई बार क्या होता है, ये रास्ता अपना बदलकर हो सकता है यहां जाने लगी हो और ये भाग छूट जाता है पीछे। इससे पानी तो अंदर जमा होता है, पर यहां से नदी अब नहीं बह रही होती है, तो ये छूटा हुआ लेक का टुकड़ा बन जाता है जो कि कभी किसी जमाने में नदी यहां से बहती होगी। इसी का नाम हम देते हैं ऑक्सबो लेक। इसी का नाम है ऑक्सबो लेक। वेटलैंड के पास बर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, पानी को रिचार्ज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बहुत सपोर्ट है। गोकुल जलाशय कहां है, बक्सर में है।
इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। वैसे उदयपुर झील है जो कि वेस्ट चंपारण में है, ये भी आपको बता दें ऑक्सबो सिस्टम ही थी जो कि गंडकी रिवर सिस्टम से बनती है। ये गंडकी रिवर सिस्टम से बनी हुई आपकी उदयपुर झील है। ये गंगा नदी के है, वहां के ऑक्सबो लेक में है। ये है गंडकी रिवर सिस्टम से रिलेटेड। तो उदयपुर झील आने का सवाल ज्यादा प्रोबेबल होता है क्योंकि नाम से भी, और दूसरा है गंडकी रिवर सिस्टम से बनती है। ऑक्सबो लेक है, हमने आपको बताया, और सर प्लांट्स हो, बर्ड स्पीशीज हो, यहाँ बहुत सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा गोकुल जलाशय भी है, उदयपुर झील भी है। दोनों को लेकर अब हम आपको बता दें, बिहार में टोटल 5 रामसर साइट हो चुके हैं, और इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो टोटल अब 93 साइट्स हो चुके हैं। बिहार में 5, इंडिया में 93 साइट्स हो चुके हैं। 5 साइट जो बिहार में है अब टोटल हो चुके हैं। 93 रामसर साइट्स भारत में हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी में है। रामसर कन्वेंशन 1971 में, जैसा हमने आपको बताया, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एक साइन होता है। वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने रामसर साइट्स हैं, अगर आप उनकी एरियाज मिला दें तो सबसे बड़ा जो एरिया आता है रामसर साइट्स का वो वेस्ट बंगाल में ही आता है। उसके बाद आता है उड़ीसा में, उसके बाद आता है तमिलनाडु में। पर सबसे ज्यादा जो एरिया कवर्ड है रामसर साइट्स में, वो किस राज्य में है, अगर ये सवाल पूछे तो वो वेस्ट बंगाल में है। पर नंबर ऑफ वेटलैंड्स की अगर बात की जाएगी, कहां ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स है जो रामसर साइट्स है, तो वो आपको कहां दिख रहे हैं? तमिलनाडु में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। ये 100% क्वेश्चन आने वाला है सर, तैयार रहिएगा, ये फैक्चुअल एकदम है, क्वेश्चन आएगा। चलिए हम आपको कुछ चीजें ये भी बता दें भाई। देखिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीएमसी कोड लगाइए, 24,999 में पूरा कोर्स हमारा आप ले जाइए। अच्छे से पढ़ाई करिए बैठ के। हमारे बैचेस सब चालू हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। आप जुड़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सारे बैचेस का एक्सेस आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सारा पीडीएफ कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हमारा एक एआई मेंटोर है ऊना, जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ भाई इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस है क्या, ये आपको क्वेश्चन तक दे सकता है। इतना पावरफुल ये हमारा एक है। और हम आपको बता दें, इसी चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज भी हम कर रहे हैं, जरूर अटेंड कर लीजिए। अगला टॉपिक है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। लोगों को लगता है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लद्दाख में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली गलतफहमी हटा लीजिए, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में दिख रहा है, दिस इज कोल्ड डेजर्ट का बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको सामने दिख रहा है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ दिया गया है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व ज्यादा है, पर सारे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं स्टैब्लिश किए गए हैं। अब इंडिया के पहले 12 होते थे यूनेस्को में, जो इंस्क्राइब थे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। अब हमारे पास 13 हो गए, कोल्ड डेजर्ट को लेकर 13 हो गए हैं। ये जो कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से लेकर लद्दाख किन्नौर के यहां तक जाता है। अच्छा खासा बड़ा एरिया है कोल्ड डेजर्ट का, और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक बना हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसको इंस्पिरेशन में रखते हुए मेरे इस पूरे आपके कोल्ड डेजर्ट में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा पिन वैली नेशनल पार्क है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बारालाचा पास है, चंद्रताल लेक है, भरतपुर है, सरचू है, ये सारे इसी में है। चंद्रताल भी है, याद रखिएगा, भरतपुर भी है, सरचू भी है, बारालाचा पास भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर भी है, नेशनल पार्क पिन वैली भी है। ये क्वेश्चन आपके सामने कभी भी प्रकट हो सकता है, तो आपको तैयार रहना होगा। ये जो पूरा कोल्ड डेजर्ट का बायोस्फीयर रिजर्व है, एक्चुअली 2009 का बना हुआ इंडिया का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व था, और भारत का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, क्योंकि उस हाइट पे हिमाचल प्रदेश की है। और हमारे पास इस पूरे 18 की लिस्ट में 13 यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में दर्ज है। टोटल हमारे पास 18 है। आइए अगला देखते हैं टॉपिक क्या था। अगला टॉपिक ये है, ठीक है, तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ऑल्सो नोन एज तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। देखिए अब यहां सवाल कैसे बनता है, कैसे आता है। टीएन शोर इसको कहते हैं, तमिलनाडु तमिलनाडु शोर प्रोग्राम, तमिलनाडु शोर प्रोग्राम। तमिलनाडु सरकार ने एक एमओयू साइन किया है विद यूएनईपी एंड एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। रिस्टोर करना 30,000 तक हेक्टेयर ऑफ सीस्केप्स,
प्रोटेक्ट टर्टल्स एंड ड्यूगोंग्स, क्योंकि बात चली टीएन श्योर की, तो मतलब अपने कोस्टल रिस्टोरेशन को करना है। कोस्टल रिस्टोरेशन में आप सी स्केप्स, जैसे आप लैंडस्केप बोलते हैं लैंड पे, वैसे सी स्केप्स होते हैं कोस्टल एरियाज में। टर्टल्स, ड्यूगोंग्स, वहां की बायोडायवर्सिटी को हमें एनरिच करना है, हमें इको टूरिज्म बढ़ाना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वहां पर करनी है। तो ये सारा काम हमें करना होगा अंडर दिस टीएन तमिलनाडु श्योर प्रोग्राम। अच्छा, 1675 करोड़ का ये पूरा प्रोग्राम होगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक आपका 1000 करोड़ दे रही है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है। देखिए, अमूमन जब आप तैयारी करिए तो उन चीजों को जरूर ध्यान से देखिए जहां पर मुझे फंडिंग मिल रही है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। ये दो एजेंसी को लगभग पूछ लेते हैं। टीएन शोर प्रोग्राम जो है वो है हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी। इसको तमिलनाडु का कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन भी कहते हैं। 1675 करोड़ है, जिसमें 1000 करोड़ देगी कौन? वर्ल्ड बैंक, बाकी का तमिलनाडु गवर्नमेंट देने वाली है। और 30,000 हेक्टेयर का सी स्केप्स मुझे बचाना है, टर्टल्स, ड्यूगोंग्स को बचाना है, तो बायोडायवर्सिटी की भी यहां बात है। एमओयू तमिलनाडु गवर्नमेंट यूएनईपी के साथ साथ आपको बता दें एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का भी किया गया है यहां पर। भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं। विश्वामित्री रिवर हैज रिच बायोडायवर्सिटी विच इंक्लूड साइटिंग्स ऑफ वेरियस स्पीशीज। देखिए, जब सवाल आना होता है तो नदी और उसके लोकेशन और उसका ड्रेनेज पे आता है। विश्वामित्री रिवर आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, भाई पढ़ने का मतलब भी नहीं है जब तक ये करंट में ना रहे, पर ये करंट में आ रही है, इसको साइट किया गया है, अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी यहां दिख रही है। अब विश्वामित्री रिवर है कहां, तो हम आपको लेकर चलते हैं पहले तो गुजरात। जब आप गुजरात पहुंच जाए तो गुजरात के इस वाले भाग में आइए जहां पर आपको दिखेगा वडोदरा। वडोदरा को हम एक्सपैंड करते हैं और वडोदरा को एक्सपैंड करके जब हम आपको दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहां पर एक विश्वामित्री रिवर बह रही है। विश्वामित्री रिवर बह रही है जो पावागढ़ हिल से निकलती है। ये आप देखेंगे यहां पावागढ़ हिल से यहां से निकलती हुई बहती है विश्वामित्री रिवर। विश्वामित्री रिवर तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? वडोदरा। विश्वामित्री रिवर ऐसे बह रही है और विश्वामित्री रिवर फिर जाकर आपका वडोदरा सिटी से होते हुए सीधे जाकर आप देख सकते हैं कि यहां पर जाकर गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाएगी। यह है विश्वामित्री रिवर। कहां है याद रखिएगा? वडोदरा, गुजरात, विश्वामित्री। तो वी विश्वामित्री, वी वडोदरा, और जाकर आपका गल्फ ऑफ खंबात मतलब अरेबियन सी के ड्रेनेज का पार्ट बनती है। यहां पर मगर क्रोकोडाइल्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है। मगर क्रोकोडाइल को आप चंबल में भी पाते हैं, वहां घड़ियाल भी आप पाते हैं। आप मगर क्रोकोडाइल का आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो वल्नरेबल है, और साइट्स अगर आप देखेंगे तो अपेंडिक्स 1 है। वहीं घड़ियाल की आप बात करेंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये आपका वल्नरेबल है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे ऑलरेडी चंबल पे पूछा हुआ है, विश्वामित्री में कौन से आपको ऐसे स्पीशीज मिल सकते हैं, तो भाई मगर क्रोकोडाइल वहां पर मिल सकता है। अगला टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी और मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 का। प्रोडक्शन और गैप दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो देखिएगा, ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है, ये है गवर्नमेंट का प्लान प्रोजेक्शन, गवर्नमेंट का प्लान और प्रोजेक्शन। आपको जो ये गैप दिख रहा है ग्रीन और ब्लू लाइन से, ये समझिएगा अगर हमें अपने क्लाइमेट चेंज को रोकना है, अगर हमें बढ़ते हुए अपने इस पूरे टेम्परेचर को, धरती को रोकना है, तो हमें इतना जरूर मेहनत करना पड़ेगा कि हमारे एमिशंस कम। उसके लिए हमें इस ग्राफ को फॉलो करना चाहिए था, पर नहीं, हम लोग यहां से यहां पहुंचे हुए हैं, इतना बड़ा गैप है हमारे बीच में। तो प्रोडक्शन गैप क्या दिखा रहा है? जब इसको स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स आईआईएसडी और यूएन द्वारा बैक्ड ये रिपोर्ट जब आती है सामने, पब्लिश कौन कर रहा है? एसईआई, दैट इज स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स, आईआईएसडी प्लस योर यूएन इज बैकिंग दिस। ये एक ट्रैकर है, एक रिपोर्ट ट्रैकर की तरह काम कर रही है। ये गैप देख रही है बिटवीन गवर्नमेंट्स प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड लेवल्स कंसिस्टिंग विद लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस। दो चीजों के बीच का गैप। पहला क्या है? प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन आपका क्या है? प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन ये है सरकार का, और अगर मुझे धरती का टेम्परेचर लिमिट करना है तो मुझे इतना करना था बस, पर मेरा ये गैप है। ये मेरा प्लान्ड प्रोडक्शन है फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन का, ये फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन का इतना लेवल में सोच रहा हूं, मुझे इतना रखना चाहिए था फॉर माई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर मैं इतना कर रहा हूं। यहां से इसका बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, यही प्रोडक्शन गैप है।
यही प्रोडक्शन गैप है। दिस इज द प्रोडक्शन गैप। तो याद रखिएगा कौन देता है, ये पूछेंगे स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। कोई एक बड़ी एजेंसी नहीं देती, जैसे कि भाई आईएमएफ है, यूएनईपी है, वो इसको नहीं देती है। देने वाले का नाम सामने लिखा हुआ है। अगला तुरंत टॉपिक आता है जो कि वाकई में क्वेश्चन बनेगा, वो है आपका फोटो कैटालिटिक कोटिंग ऑन रोड्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हमने देखा कि वेहिकुलर एग्जॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने देखा कि अगर हम अपनी रोडों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड टीआईओ2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग लगा दें तो धूप में ये ट्रिगर होता है। धूप में फोटो और कैटालिटिक मतलब ट्रिगर होना। तो धूप मतलब फोटो लिया, कैटालिटिक मतलब ट्रिगर हुआ और आसपास के सारे पोल्यूटेंट्स को खाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा? लो मेंटेनेंस पैसिव टेक्नोलॉजी पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा आपका स्कीम है, एक टेक्नोलॉजी है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आपके हार्म और बैड ओजोन बनाते हैं ग्राउंड लेवल पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके इंजन के पाइप से पीछे छूटता जाता है, ये सारे को वर्क करके उनको खा जाएगा और उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में बदल देगा। उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में बदल देगा। इट विल कन्वर्ट देम इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, वाटर बना दिया, नाइट्रेट्स बना दिया, रिलीज हो गया। वो हमको हार्मफुल नहीं करेंगे, हमें हार्म नहीं करेंगे। तो क्या करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्लस पकड़ेगा किसको? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को। धूप आ रही है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन लोगों को ब्रेक करेगा और किसमें बदल देगा? भाई नाइट्रेट में बदल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया, पानी में बदल दिया और रिलीज कर दिया। दिस इज व्हाट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग। अब एक सवाल यहां और बनता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक हमने देखा कि कोटिंग हो रही है रोड पर। आप देखते होंगे जो रोड पे आपका व्हाइट सा लगा रहता है ना, रास्ता दिखाता है, बीच में डिवाइडर बनता है, वो भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही है। इसका एप्लीकेशन और भी बहुत है। जैसे आप अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने टेक्सटाइल का, फैब्रिक का। आप पेंट, पेपर, प्लास्टिक, सिरामिक, ग्लास, लेदर, प्रिंटिंग इंक, बिटुमिन फ्लोरिंग पे सबको यूज कर सकते हैं। आप मेडिकल बोन इम्प्लांट्स कर सकते हैं, मतलब बोन इम्प्लांट्स में यूज हो सकता है। बायोसेंसर, गैस सेंसर है, सेंसिंग कर सकता है। ये वियर रेजिस्टेंट है। कोटिंग ऑन प्रोपेलर शाफ्ट पे आप इसको करते हैं तो ये आपका एक वियर रेजिस्टेंट है, जल्दी कटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। कोरोजन रेजिस्टेंट है, भाई स्टील पर अगर मैं कर दूंगा तो स्टील मेरा कोरोड नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा उसका। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोरोजन के भी खिलाफ है, रस्टिंग के खिलाफ है, वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग होती है, वियर रेजिस्टेंट होती है, सेंसर है, मेडिकल बोन इंप्लांट्स में यूज होता है, पिगमेंट्स के तौर पे यूज होता है और यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। ये है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 100% लग रहा है आता हुआ। अगला सवाल है भाई कि टाइगर्स को टडोबा अंधेरी से पेंच से लेकर सह्याद्री में डाला जा रहा है। देखिए ये मुहिम इसलिए चली है कि वेस्टर्न घाट्स में टाइगर की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, टाइगर की संख्या को बढ़ाना है। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर पेंच नेशनल पार्क का और हम लोग बात करें टडोबा का। पेंच कहां पर, याद रखिएगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश के सदर्न भाग को हम पेंच नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन को हम टडोबा और इसी के साथ अंधेरी नीचे है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। इन दोनों को हम एक बहुत अच्छे टाइगर डेंसिटी के लिए जानते हैं। यहां से टाइगर को हटाकर हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ लाना चाहते हैं और वेस्टर्न घाट में सह्याद्री टाइगर रिजर्व है जिसको 2010 में नोटिफाई किया गया था, हम वहां लेकर आना चाहते हैं और वहां इसको सह्याद्री टाइगर रिजर्व में हम इसको रखना चाहते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व में हम इसका करना चाहते हैं। बहुत अच्छा खासा ये रिच वेजिटेशन फॉरेस्ट यहां पर है, चाहते हैं हम कि यहां बायोडाइवर्सिटी आ जाए, टाइगर आ जाए यहां। अच्छा अगला देखते हैं। इन्वायरमेंट ऑडिटर्स 100% एक, यार हमें फीलिंग है क्वेश्चन आ सकता है, उसका रीजन हम आपको बता दें। अभी तक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो, किसको क्या मिलना चाहिए, कैसा ऑडिटिंग हो रहा है इन्वायरमेंट का, अभी तक पता नहीं किसी को, है ना, मतलब थर्ड एजेंसी कोई भी हायर कर रहे हैं। अब हमने एक इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स बनाए 2025 के, बाय लॉ अब हम एक क्लास ऑफ ऑडिटर बना रहे हैं जिनका नाम होगा इन्वायरमेंट ऑडिटर्स। सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जो इनका होगा वो करेगा इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, ईएडीए। इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी इस व्यक्ति को इन्वायरमेंट ऑडिटर का सर्टिफिकेशन और इसका रजिस्ट्रेशन लेगा। कौन करेगा? ईएडीए, इन्वायरमेंट ऑडिटर या ऑडिटिंग डेजिग्नेटेड एजेंसी। तो ये कौन होंगे? सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट होंगे। सर्टिफिकेट यहां से मिला,
ये कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्रेडिटेटेड हैं, रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन एंड ऑडिटिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट इन्वायरमेंटल लॉस एंड सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क्स। भाई हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंट जा रहा होता तो करते हैं। अब उसमें थर्ड पार्टी कोई आता है, वो अपना थर्ड सा विचार देके चले जाते हैं, माना जाता है नहीं माना जाता है। अब हमारे पास सर्टिफाइड इन्वायरमेंट ऑडिटर्स होंगे जो ये बताएंगे कि सर ये गलत हो रहा है, ये सही है, इसको करो। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में सर जब जंगल काटे गए, पेड़ काटे गए, लाखों पेड़ काटे गए, तब इन्वायरमेंट ऑडिटर्स की जरूरत का एक महसूस हो रहा था, भाई हमें चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इन्वायरमेंट ऑडिटर्स। अच्छा, इराडिकेशन ऑफ सेन्ना स्पेक्टेबलिस इन वायनाड। केरला के वायनाड में एक साइंटिफिक तरीके से वहां के एक इन्वेजिव एलियन प्लांट को, जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टेबलिस, उसको हटा दिया गया है। ये एक इन्वेजिव ट्री स्पीशीज है जो कि डेंस स्टेराइल थिकनेस बनाकर पैदा हो जाता है। देखिए पूरा पेड़ बना लिया, येलो कलर के इसमें आपको फूल दिख रहे हैं। दीज थिकेट्स सप्रेस नेटिव वेजिटेशन। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का काम ही ये है, एक तो ये बाहर के हैबिटेट से आते हैं तो इसलिए एलियन हो गए, और ये आसपास के नेटिव पॉपुलेशन को, नेटिव स्पीशीज को उगने नहीं देंगे। The tree has a broad spreading crown and can grow to a height of 7 to 18 meters. इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, पर इसको अब हटा दिया है। वायनाड ने बोला कि भाई हमने अपने साइंटिफिक तरीकों को यूज करके इस सेना स्पेक्टेबलिस को हटा दिया है। क्या हम आपसे यहां पे ये पूछ सकते हैं कि भाई एक तो ये हो गया इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, आपको ऐसे क्या और नाम पता है जो कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है? जैसे प्रोसोपस जूलीफ्लेरा भी है, यूकलिप्टस भी एक तरह का इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ही है, ऐसे तमाम है। क्या आपके पास कोई लिस्ट है? आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, फिर आएगा। तो सेन्ना स्पेक्टेबलिस याद रखिएगा, ये भी एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ही है जो जहां पे उगा वहां पे नेटिव चीजों को खराब कर दिया। न्यू मेथड फॉर ट्री प्लांटेशन क्रेडिट्स अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अच्छा हम आपको बात बता दें, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है कि हर किसी एसोसिएशन, व्यक्ति को हम कुछ ग्रीन क्रेडिट्स देंगे। जैसे कार्बन क्रेडिट है वैसे ग्रीन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट में क्या, आपने कार्बन एमिशन इतना निकलने से रोक लिया तो आपको कुछ कार्बन क्रेडिट मिल गया। मैंने अगर एफॉरेस्टेशन कर दिया, पानी बचा लिया, सॉइल में मदद कर दी, तो मुझे भी ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। नवंबर 2023 की बात है, COP28 दुबई में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया कि वी आर स्टार्टिंग अ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा टू इंसेंटिवाइज वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, एसोसिएशंस, कोई भी हो। तो जब आप एक वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शन लेते हैं तो उसको इंसेंटिवाइज करना होगा। भाई आपने बिजली बचा ली, आपने पानी को बचा लिया, आपने सॉइल अच्छा कर दिया, ये सारी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, अच्छा हैविंग सेड दिस, ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 को नोटिफाई किया गया अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर में इसको नोटिफाई किया गया है। फॉर व्हाट टाइमलाइन? पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, 2 साल का अगर आपका दिखेगा कि पेड़ कोई है तो 2 साल में आपको दे देते थे, अब 5 साल कर दिया गया है। सुनिएगा, ये जो रूल आए हैं वो किसके लिए आए हैं? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ट्री प्लांटेशन के लिए, ट्री प्लांटेशन क्रेडिट्स के लिए। तो अगर आप पहले 2 साल के लिए करते थे ट्री प्लांटेशन तो मिल जाता था, अभी क्या है, उसको 5 साल कर दिया गया है। दूसरा, कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी मिनिमम 40% है। पहले डेंसिटी की बात ही नहीं थी, 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर की बात करते थे, अब करते थे कैनोपी डेंसिटी मिनिमम 40% होगी, तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कैलकुलेशन मेथड को बदला गया थोड़ा, बोला गया भाई वेजिटेशन के आधार पर, चेंज कैनोपी डेंसिटी के आधार पर, सर्वाइविंग ट्रीज के आधार पर आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफून रागासा। टाइफून रागासा है, क्या है आइए देखते हैं। रागासा भाई एक टाइफून है जो कि साउथ चाइना सी में बना और बढ़ा बहुत तेजी से फिलीपाइंस के लूजोन आइलैंड की तरफ। यहां परेशान किया, ताइवान को परेशान किया, चाइना के इस पूरे एरिया ग्वांगजू को परेशान किया, यहां हाइनान को परेशान किया, आगे बढ़कर वियतनाम तक परेशान किया है। दिस इज
टाइफून रागासा। टाइफून मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह का ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो अगर पैसिफिक ओशन में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टाइफून। अगर ये साउथ पैसिफिक ओशन में है तो हम इसको बोलते हैं टाइफून। अगर ये अटलांटिक में आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं हरिकेन, तो हम इसको बोलते हैं हरिकेन, हरिकेन। अगर ये इंडियन ओशन में आ जाए, अगर ये इंडियन ओशन में आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, अगर इंडियन ओशन में आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको तब बोलेंगे साइक्लोन ही बोलेंगे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न भाग में आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है तो विली विलीज, विली विलीज। इस रागासा टाइफून का नाम जो है लोकल वो था नंदो, नंदो इसका नाम था। काफी तबाही मचाया, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के 6 कंडीशन है जो कई बार जिक्र पहले भी हुआ है पर आपको पता होना चाहिए। वो क्या है हम आपको बता दें। भाई कोई भी साइक्लोन ट्रॉपिकल तभी बनेगा जब आपके पास लो प्रेशर अवेलेबल, जब आपके पास मॉइस्चर अवेलेबल, क्योंकि मॉइस्चर ही उसका फ्यूल है, जब आपके पास एक मिनिमम कोरियोलिस फोर्स हो जो उसको घुमा सके, घूमने के बाद जो हवा नीचे इकट्ठा होकर ऊपर उठ रही है वो डाइवर्ज हो सके, वहां पे एक डाइवर्जेंस सेंटर बन सके, डाइवर्जेंस हो सके। चौथा, वहां पर वर्टिकल विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए, मतलब हवाएं उसको तोड़ने में सहयोग ना करें, वर्टिकल विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा सर तो दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है लो प्रेशर तब बन रहा है जब सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तभी आपका एक साइक्लोन बनकर तैयार होता है। और जब ये साइक्लोन बनकर तैयार हो जाता है तब ये एक तरफ पाथ पकड़ के चलता है, दिस इज योर साइक्लोन, तब ये पाथ पकड़ के चलेगा, इट विल मूव, दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब भाई ये बहुत इंटेंसिफाई भी हो सकता है, तो हमने एक साफिर सिम्पसन स्केल बना रखा है जिसके आधार पर हम इसको बताते हैं कि भाई इतनी स्पीड होगी तो ये होगा, ये होगा। डिप्रेशन अगर कोई बना है तो उसकी स्पीड बढ़ी, विंड की स्पीड 31 से 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो 63 टू 88 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो 221 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से विंड चल रही है। वेरी सीवियर में 118 165 है। हम क्या निकाले, साफिर सिम्पसन स्केल से हमने स्पीड निकाली और हमने कैटेगरी दे दिया कि आप इस कैटेगरी के हो, आप इस कैटेगरी के साइक्लोन हो, आप इस कैटेगरी के साइक्लोन हो। ये यहां पर दिखता है बनता हुआ, चलेगा। ओके अच्छा, द वैली और तिरा वैली, देखिए ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। भारत के पड़ोस में देखेंगे तो छोटा मुल्क पाकिस्तान आपको दिखेगा, इसका ये नॉर्दर्न पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये है खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनख्वा के काफी चीजें यहां ऑलरेडी चल रही है। यहां पर एक वैली, इसका नाम है तिरा वैली, तिरा वैली, जो अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाती है, जो अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाती है, तिरा वैली है। यहां पर अभी बम से हमला हुआ, काफी यहां पर नुकसान हुआ है। सियोम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सियोम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज में रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सियोम गए, वहां पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के ब्रिज, सियोम ब्रिज का नाम आप नॉर्मली सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी बह रही है। अगर आप इस मैप को देखें तो भाई चाइना बॉर्डर है इधर, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहां पे एक नदी बह रही है, इसका नाम है सियोम नदी, सियोम नदी। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ही पार्ट है और ये नदी बह रही है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बह रही है, और इसी के पास में पड़ता है माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क यहीं पड़ता है। तो सियोम ब्रिज जो है काफी महत्व रखता है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी, और यहां पर हमने सियोम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू किया। तो सियोम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ही पार्ट है और यहां पे एक रिवर है, माउलिंग नेशनल पार्क यहां पर आपको दिखता है ईस्ट बैंक पे, माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क। कालामाटी डैम की बात चल रही है, देखिए यहां पर तेलंगाना आपको भले ही बना हुआ नहीं दिख रहा हो पर आपको बता दें भाई इधर पूरा ये आपका तेलंगाना बन चुका है। अभी क्या है कि एक नदी है, आप कृष्णा नदी को बहुत अच्छे से जानते हैं, गोदावरी इसके ऊपर है, तो गोदावरी कृष्णा का ये डेल्टा यहां बना हुआ है। तो कृष्णा नदी जो है उस पे हमें अलामाटी डैम दिखता है, अलामाटी डैम दिखता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी यहां पे स्टेक होल्डर है, ठीक है, सभी यहां पर, ठीक है।
ओके। इट इज लोकेटेड इन विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ कर्नाटका के विजयपुरा में है। ऑल्सो नोन एज लाल बहादुर शास्त्री डैम, इसी को बोलते हैं अलमाटी डैम। तो इशू क्या हुआ, कर्नाटका ने बोला कि भाई हम इसका बढ़ाएंगे थोड़ा हाइट, हम इसका हाइट बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र बोला भाई हम डूब जाएंगे, आंध्र प्रदेश बोला हमें पानी कम आएगा, तेलंगाना बोला हमें दिक्कत है। तो ये सारे जो यहाँ पे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सभी इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। और अलमाटी डैम आपका बिल्कुल रिवर कृष्णा पे आपको दिख रहा है, ये देखिए रिवर कृष्णा बह रही है, अलमाटी डैम आपका बना हुआ है, अलमाटी डैम। और इसका हाइट 519 से 524 मीटर करने की बात चल रही है। आपको बता दें, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने भी अवार्ड दिया था जिसमें इसकी हाइट बढ़ाने की बात की गई थी। कर्नाटका बोला हम बढ़ाते हैं, महाराष्ट्र बोला गलत कर रहे हो, आंध्र प्रदेश बोला गलत कर रहे हो, हमारे पास पानी नहीं आएगा, तेलंगाना ने बोला हमारे पास पानी कम आएगा, इसलिए मत बढ़ाओ। तो ये हाइट बढ़ाने का मतलब पानी और स्टोर करेंगे तो पानी आगे कम जाएगा। महाराष्ट्र बोला आप बनाओगे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं भाई, हम लोग बॉर्डर पे हैं। 7 इंडियन नेचुरल हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट नहीं बनी है, अभी टेंटेटिव लिस्ट का पार्ट बनी है। कौन है आइए देखते हैं। भाई पहले डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर के बड़े इंपॉर्टेंट है सर। लावा फ्लोज यहां पढ़ा जाता है, डेक्कन ट्रैप्स के बारे में पढ़ा जाता है, जियोलॉजिकल हेरिटेज रखते हैं ये साइट्स हमारे डेक्कन ट्रैप्स के। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर कर्नाटका में सर, ये कॉलमनर बसाल्टिक रॉक्स के लिए जाना जाता है। कॉलम, लंबे लंबे कॉलम बने बसाल्टिक रॉक्स के लिए। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड का बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाता है आइलैंड। मेघालयन एज केव्स है सर, मेघालय नाम से लग रहा है, ये होलोसिन इपॉक में मेघालयन एज में बना हुआ एक ग्लोबल रेफरेंस देता है मेघालयन केव्स। वहां के क्लाइमेट जियोलॉजी के बारे में बहुत विवरण देता है। नागा हिल्स ओफियोलाइट, नागालैंड, सिचुएटेड विद इन वन ऑफ द 18 मेगाबाइट्स हॉटस्पॉट्स। ये एक रेयर एक्सपोजर ऑफ ओफियोलाइट रॉक्स है, रेयर एक्सपोजर ऑफ ओफियोलाइट रॉक्स। हम लोग इसको अभी रखे हैं एक तरह से टेंटेटिव लिस्ट में, हो सकता है आगे चलकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो जाए। यहां पे एक सवाल बनता है आपके लिए, भारत के कितने साइट्स हैं ऑलरेडी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कुछ नेचुरल हैं, कुछ कल्चरल हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। बता सकते हैं आप कितने हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये अभी टेंटेटिव लिस्ट में है सर। टोटल टेंटेटिव लिस्ट में अब 69 साइट्स हमारी हो चुकी हैं। एरामाटी डिबलू आंध्र प्रदेश का रेड सैंड का हिल स्टीला टाइप है। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय विलियम किंग, द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ द जीएसआई बैक इन 1886। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश, वर्कला क्लिफ केरला, और वर्कली फॉर्मेशन ऑफ द मियोपाइल प्लायोसीन एज। तो ये सारे जो इस बार नाम ऐड हुए ना, दे शो सम जियोलॉजिकल, मे बी सम ट्रेट और हिस्ट्री एंड सम लर्निंग। तो क्वेश्चन जियोलॉजी का भी बनेगा यहां से, तो आप तैयार रहिएगा गुरु, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और हम आपको बता दें यही अंतिम आज के लिए था, पर अभी और ऐसी चीजें आती रहेंगी आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन लोग कर पाएंगे। नीचे आंसर कमेंट करके दीजिएगा। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड गुंटूर, टी बोर्ड कोट्टायम, टोबैको बोर्ड कोलकाता, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या किसको सही सुमेलित कर सकते हैं? जैसे 2431 ABCD लिखा हुआ है, ये ABCD कौन सा सही है बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, पर हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बहुत कंटेंट देते रहेंगे। आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी, जो निरंतर है वही सफल है। जरूर आंसर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बाकी और भी आते रहेंगे कंपाइलेशन। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद।